गोयल जी नमस्कार। बातों बातों में जी जनाब। जी 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 जनाब, बातों बातों में आज बातों बातों में पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए। जी बीजेपी का सपना पूरा हुआ। 2016 में 3 सीटें थीं और 2026 में कितनी आई? 207। 10 साल में सपना साकार हो गया और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। और खास बात यह है कि टीएमसी के ही नेता रहे हैं। प्रोडक्ट टीएमसी के हैं। टीएमसी से पहले टीएमसी भी कांग्रेस से निकली है, तो ये मानिए कि कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। जी जी तो कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत का सपना जो था वो आज अधिकतर कांग्रेसियों से या अन्य लोगों से भरा पड़ा है। बीजेपी के सब किराए के लोग बन रहे हैं। कैडर कहाँ गया है पता नहीं। जी क्या कहेंगे? देखिए राजन जी, आपने देखा होगा कि 4 तारीख को 5 प्रदेश के विधानसभाओं के चुनाव आए। बंगाल में मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, वहीं पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद के सबसे दावेदार व्यक्ति को अभी भी सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप भाजपा के साथ हैं, सब सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। भाजपा की जिद क्या है तमिलनाडु में? जिद यही है कि वहां पे भाजपा के अलायंस में सरकार बने। तो इस बात से ये साफ हो गया है कि विपक्ष का कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता अगर अपने पसंदीदा लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको इतनी आसानी से सरकार बनाने नहीं देगी। ये आपने तमिलनाडु की बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल तमिलनाडु की बात कर रहे हैं जी। तो अब आप कहते हैं पश्चिम बंगाल पे, पश्चिम बंगाल पे क्या हम आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिसका 22-24 प्रदेशों में वर्चस्व है, सरकारें बन चुकी हैं, उनका अपना कोई भी नेता उनके पास नहीं जिसको वो नेता बना सके, जिसके अगुवाई में चुनाव लड़ सके। अब पश्चिम बंगाल में देख लीजिए कि दिलीप घोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते हैं तो वो अपने प्रभाव को ज्यादा बढ़ा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया विधानसभा के अंदर, और शुभेंदु अधिकारी के ही बल पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में साफ दिख रही है। तो इसका मतलब साफ है, उनके पास कहीं भी कोई नेता नहीं होता। चाहे वह आप पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, किसी भी प्रदेश में ये विपक्षी दलों के नेताओं पर इतना दबाव डालते हैं कि वो नेता इनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में देख लीजिए, संजय निरुपम हो, आपके अशोक चौहान हो, और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वो भी दबाव में आकर इंडिया अलायंस में चले, एनडीए अलायंस में चले जाते। तो आप इस बात को भारतीय जनता पार्टी इससे देखती है कि कौन जिता सकता है। अभी आपने दिल्ली में देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तोड़ने पे मजबूर कर दिया। जी जी, तोड़ फोड़ मचा दो। और शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2021 में आए थे। इससे पहले तो ममता के थे, ममता बनर्जी के साथी थे, टीएमसी में थे और बहुत खास थे। पूरा सेकंड नंबर के माने जाते थे वो वहां। इसका मतलब पूरा काडर, पूरा नेटवर्क उनके हाथ में था और उनको सब समझ थी और वो उसका पूरा लाभ बीजेपी ने उठाया। वो ऐसे नेताओं की टोह में रहते हैं ये पार्टी, इसमें कोई शक नहीं।
तो 21 में आप आए, ये लेकिन मान लीजिए जी कि भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी और शाह की जोड़ी देश में काबिज हुई है, तब से उनका इसी उसमें इसी ताड़ में रहते हैं, इसी तलाश में रहते हैं कौन सी पार्टी का नेता कमजोर पड़ी है। चाहे उसको ईडी का डर दिखाया जाए, सीबीआई का डर दिखाया जाए, या जितने भी तरीके के वो हथकंडे अपना सकते हैं, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने अंडर में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उनका उपयोग करती है। विपक्ष को कमजोर करने के लिए उन सभी नेताओं पे दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी में जमा होने या शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे विपक्ष के जितने बड़े-बड़े नेता हैं, वो सक्रिय मतलब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा-सा हट जाते हैं। कारण ये है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे छापे उन पे पड़ते हैं, तो वो अपने आप को बचाएँ, अपनी चल-अचल संपत्ति को बचाएँ या पार्टी के हिसाब से काम करें। तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश में राज करने के लिए उनको विपक्ष के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनको ये कंट्रोल करके अपने साथ खड़े कर लेते हैं। यही आप देखा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के साथ किया, चाहे वो बिहार का मामला हो, नीतीश कुमार को अपने साथ ने किया, या आपको पंजाब की स्थिति बता दें, अकाली दल के साथ में इन्होंने ऐसा ही किया कि यूज़ एंड थ्रो किसी भी जी चीज़ जी। को इस्तेमाल कीजिए, जो कि भारतीय जनता जो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी, उसमें ये सब अवगुण नहीं थे। लेकिन जब से 2014 का देश में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी न्यू बीजेपी बन गई है, जिसमें नैतिकता नाम की चीज़ अब दिखती नहीं है। तमिलनाडु में सर अभी मामला अटका है, कैसे देखते हैं आप? वैसे वहाँ पे जो पार्टी आई है टीवी के, जी। तो उनके 108 हैं और कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया, शायद 4 है कांग्रेस के। और उसके नहीं, बाद जब 5 कांग्रेस के 5, 5 कांग्रेस में, बाकी 6 और अन्य दलों के हैं, उन हाँ, जो सब ने भी लिख कम्युनिस्ट, के दे दिया। जी कम्युनिस्ट और सीपीआई और दो हैं 3 दलों के। सीपीआई है तो और अब सीपीआई। 119 उनका आंकड़ा हो गया है, लेकिन अभी उनको थामा हुआ है गवर्नर ने। वो तो आज ही चाहते थे, आज ही उनको शपथ हो जाए, लेकिन अभी नहीं, थामा नहीं, हुआ है। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं, जो भी राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर जो ऐसे खलनायक टाइप के लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है, जिनकी मंशा ही डिस्टेबलाइज करना होता है सरकार को। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी, तो वहाँ पर जगदीप धनखड़ को राज्यपाल के रूप में बनाया गया। आप केरल को देख लीजिए, वहाँ पे भी ऐसे ही व्यक्ति को बनाया गया। पंजाब में देख लीजिए बनवारी लाल पुरोहित, जिनसे 36 का आंकड़ा रहा, सरकार और उनका 36 का आंकड़ा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने तक इस बात पे कह दिया था कि राज्यपाल बहुत ज्यादा देर तक सरकार के फाइलों को दबा नहीं सकते हैं। इस बात को लेकर काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि भाजपा ऐसे धूर्त और कपटी लोगों को राज्य में भेजते हैं, ताकि वहां पे सरकार अस्थिर होती रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जाए, संघ का प्रभाव बढ़ता जाए और बीजेपी की नीति को वहां पे परोसा जाए। तो तो आप सर समझ सकते अब हैं। आपको क्या लगता है, ईडी सीबीआई और जो है इनकम टैक्स अब उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करेंगे? नहीं, वो तो 2027 आने करेंगे वाला है। चुनाव। नहीं, चुनाव तो आएगा और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में महारत हासिल कर चुकी है कि किस तरीके से किस राजनीतिक दल के नेता को किस मामले में फंसाया जाए। अखिलेश यादव पे भी कोशिश की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बनाते हुए अपने आप को काफी सेफ रखा हुआ है। यही वजह है कि अखिलेश यादव के प्रति अभी सरकार का रुख काफी नरम है। ऐसा कोई भी सख्त कदम अखिलेश यादव की तरफ सरकार ने नहीं उठाया।
क्योंकि उनके पास 37 सांसद हैं। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। अगर कुछ होता है तो प्रदेश की जनता में एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निगेटिव मैसेज जाएगा और उसका फायदा अखिलेश यादव अपने आगामी यूपी के चुनाव में उठा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी, तो लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य हैं, वो तो बहुत खिलाफत कर रहे हैं। कल ही उन्होंने बोला है कि ये संतों की सरकार कहती है अपने आप को और संत सुरक्षित नहीं है। वो 81 दिन की यात्रा पे निकले हुए हैं। अभी वो गोरखपुर भी गए थे और मऊ में थे, पूर्वांचल में हैं अभी। वो लगातार हमले कर रहे हैं, जैसा कि विपक्ष कहता है, अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि यहाँ पे डबल इंजन तो है, लेकिन वो उल्टा बंधा हुआ है। जैसे कि अभी शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार कुंभ में हुआ, जिससे वो काफ़ी क्रोधित थे, धरने पे बैठ गए, फिर वो चले गए बिना स्नान किए और उनके खिलाफ देखिए कार्रवाइयाँ भी हुईं। और उधर ही उत्तर प्रदेश सरकार के 2 डिप्टी सीएम, एक तो उनको कहते रहे भगवान शंकराचार्य के चरणों में नमस्कार करके उनका स्वागत है, और दूसरे डिप्टी सीएम कहते रहे कि जो बटकों के साथ हुआ, उसके लिए सबको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, उसकी जाँच होगी, सज़ा मिलेगी, और बटकों को अपने यहाँ बुला के उन्होंने भोजन भी कराया। तो ये जो विरोधाभास है, तो शंकराचार्य जी क्या चाह रहे हैं? शंकराचार्य जी मतलब क्यों इतने गुस्से में हैं? क्यों इतने मुखर हैं? वो मुखर तो रहते हैं हर मसले पे। जब सर अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब लाठीचार्ज करा दिया था मूर्तियों को, मसलों को लेके, तब भी वो सड़क पे थे। तो ऐसा नहीं है, वो जी। सभी सरकारों में मुखर रहते हैं, जो उनको लगता है वो बोलते हैं, डरते नहीं हैं। अभी क्या कैसा लगता है? कैसे देखते हैं आप शंकराचार्य को? देखिए, अब मुझे तो ये लगता है कि अब साधु संतों का भी राजनीति में दखल होने लगा है। इसका जीता जागता नमूना आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। वो एक संत होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। इस बात को लेकर शंकराचार्य ने ये भी कहा कि या तो वो संत हो जाएँ या मुख्यमंत्री हो जाएँ, दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। ये बात सही है कि आपका जो शंकराचार्य का रोल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहमियत रखने लगा है। चुनाव होने में 7-8 महीने का समय रह गया है। अब इस मामले को समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, राजनीतिक दल उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पसोपेश में है कि आखिर योगी आदित्यनाथ और अब शंकराचार्य के बीच में जो तनातनी चल रही है, अनबन चल रही है, उसकी नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए? क्योंकि साधु संत का यूपी के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा करते हैं और शंकराचार्य की पॉपुलैरिटी कम नहीं है। तो ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य की काट करने के लिए वो वैसे तो पूरी तरीके से उसमें कुछ संतों को इनके खिलाफ में भड़का दिया और साक्षी महाराज जैसे लोग भी इनके खिलाफ में बोलने लगे हैं। तो ये काट ढूंढने की कोशिश में है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता या इस बात से नहीं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान की आशंका होने लगी। अरे आप उनको ये लग कहना चाह रहा रहे है हैं कि इसका मतलब जो शंकराचार्य अभी का जी साधु संतों को अपना एकाधिकार मानती थी, वो पार्टी जी अब वहाँ भी बँटवारा हो गया है। वहाँ भी एक जी शंकराचार्य जो कहते हैं कि तुम, वो उन्होंने सीधे कहा कि गोरक्षा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे-सीधे आरोप लगाते हैं कि गोरक्षा नहीं हो रही है। इसका मतलब 27 में जो ये धर्म वाला और संतों वाला मसला है, इस पे भी बँटवारा देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, वो तो आपने देखा बात होगा कुंभ के स्नान के दौरान ही भद्राचार्य, आशुतोष पांडे जो इन्होंने अपने चेले चपाटे छोड़े थे, उनके हुँ, खिलाफ में शंकराचार्य के खिलाफ में केस भी दर्ज कराया और धीरे-धीरे हुँ, देखिए सब शांत हो गया, जी। क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। इसलिए ये कोशिश में तो अभी भी लगे हैं किसी तरीके से शंकराचार्य को बदनाम किया जाए और जितना ये हथकंडा अपनाएँगे
उतना भारतीय जनता पार्टी जनता के निगाहों में गिरती चली जाएगी। खास तौर से योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हटी हैं, वो ये सोचते हैं मैंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कलह है। आप उनके डिप्टी सीएम्स को देख लीजिए, जो ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, दोनों ही अलग-अलग दिशा में चलते हैं। मुख्यमंत्री किसी और दिशा में जाते हैं और दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अलग-अलग दिशा में चल रहे हैं। सरकार के अंदर कलह है और हर कोई ये चाह रहा है कि अगली बार जो मुख्यमंत्री की बात हो तो योगी आदित्यनाथ का नाम उस पर साफ हो जाए। ये शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी भी सोच रहा है कि अपने खिलाफ में या उनको कोई चैलेंज कर सके। योगी आदित्यनाथ को लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री प्रपोज करने लगे थे। इस बात को लेकर केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो इनकी काट ढूंढ रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि चुनाव किसी तरीके से निपट जाए या ठीक चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को निष्फल कर दें और वहां पर नेतृत्व किसी और को दे दिया जाए, या चुनाव परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाकर वो अपने कैसे ऐसे कठपुतली वाले नेता को मुख्यमंत्री के रूप में बैठा दें जो केंद्रीय नेतृत्व से सवाल जवाब ना करे। उनको तो कठपुतली मुख्यमंत्री चाहिए, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो महेंद्र क्या भूपेंद्र पटेल, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो या फिर आपके मोहन यादव हो, तो इनको पपेट चाहिए। कोई ऐसा नेता कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहते जो अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को अपने मन के मुताबिक सरकार चलाने की कोशिश करे। जी जी जी, इसका मतलब जो है 27 में बड़ी खींचतान दिखाई पड़ेगी। हिंदू भी बंटने के लिए तैयार होगा, पीएडीए का मसला चलेगा। तो जी जनाब, आप सोचिए, इतना आसान नहीं है 27 का चुनाव। बातों बातों में आज इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।